गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पार्ट 6 मुगलों से संघर्ष, हमने लास्ट पीरियड में देखा था इतिहास का पार्ट 6 मुगलों से संघर्ष, पेज नंबर किताब का 24, ठीक है। इसमें हमने देखा था किस तरह से शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष किया था और स्वराज्य का विस्तार करते समय उन्हें मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन स्वराज्य का विस्तार प्रारंभ होते ही स्वराज्य पर मुगलों का संकट भी मंडराने लगा। तब शिवाजी महाराज ने इस संकट पर भी क्या की थी, विजय पाई थी और मुगलों से अपने किले और प्रदेश को फिर से वापस अपने अधिकार में कर लिया था। उन्होंने खुद स्वयं का राज्याभिषेक भी करवाया और अपना दक्षिण में अपने स्वराज्य का अभियान भी चलाया, ठीक है। अब उसके बाद में हमने देखा था शाइस्ता खान का आक्रमण, किस तरह से शाइस्ता खान पर आक्रमण किया गया। तो फरवरी 1660 में शाइस्ता खान यह अहमदनगर से पुणे प्रांत में आया था। उसने अपने सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां आसपास के प्रदेशों में भेज दी थी और स्वराज्य के प्रदेश को बुरी तरह से ध्वस्त करने का भी प्रयास किया। उसने चाकन के किले को भी घेर लिया और चाकन किले का जो किलेदार था, जिसका नाम था फिरंगोजी नरसाला, इसने शाइस्ता खान की सेना का डटकर सामना किया। लेकिन शाइस्ता खान की इतनी सारी सेना के सामने में उसे हार माननी पड़ी, यानी वो पुणे के जो शाइस्ता खान थे, चाकन के किले को तो उसने जीत लिया शाइस्ता खान ने। उसके बाद में शाइस्ता खान ने जो पुणे का जो चाकन किला था, उसके बाद उसने पुणे का लाल महल जो था उस पर भी पड़ाव डाला। और शिवाजी महाराज का जो बचपन तो इस लाल किले पर बिता ही हुआ था, तो उनको सब कुछ पता था। उसके आसपास के प्रदेश भी उसने, जो शाइस्ता खान था, उसने पूरे आसपास के प्रदेश पर लूटमार जारी रखी। उन प्रदेशों को तहस नहस करने का उसने पूरा फैसला कर लिया था। 2 वर्ष भी हो गए, फिर भी पुणे का पड़ाव से वो हटने को तैयार ही नहीं था। कौन? शाइस्ता खान। इसका जो दुष्प्रभाव था वह पुणे के जो लाल महल और पुणे का जो प्रदेश था, उनकी जो प्रजा थी, उन प्रजा के मनोबल पर होना तो स्वाभाविक था। इतने सालों से शाइस्ता खान के अत्याचार जो वह लोग सह रहे थे। इस स्थिति में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई और शिवाजी महाराज ने खुद की निगरानी में लाल महल पर चुपचाप से धावा बोलने की एक साहसिक योजना प्लानिंग बनाई। और इस योजना के अनुसार 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने रात के समय में ही अपने कुछ सैनिकों के साथ में लाल महल पर धावा बोल दिया। अब इस धावे में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई। शाइस्ता खान भागने की चक्कर में था, लेकिन जब वो छलांग मार रहा था तो उस समय शिवाजी महाराज ने उसके हाथ पर वार किया, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां कट गई थी। इससे उसको बहुत अपमानित होना पड़ा और वह पुणे छोड़कर तो औरंगाबाद चले गया। अब वहाँ पर उसने अपना पड़ाव डाला औरंगाबाद में। अब जो ये घटना हुई थी शाइस्ता खान के साथ में, तो इस घटना को लेकर जो औरंगजेब थे, उनको औरंगजेब का जो रोष था वह शाइस्ता खान को सहन करना पड़ा और औरंगजेब ने उसे बंगाल के सूबे में भेज दिया। अब शाइस्ता खान पर इस सफल आक्रमण से लोग भी प्रभावित हो गए। शिवाजी महाराज के प्रति लोगों के मन में और भी विश्वास मजबूत हो गया। उसके बाद हमने देखा था सूरत पर आक्रमण, किस तरह से सूरत पर आक्रमण किया शिवाजी महाराज ने। अब पुणे के लाल महल तो वापस ले लिया था शिवाजी महाराज ने। अब उन्होंने 3 वर्ष की कालावधि में जो शाइस्ता खान ने स्वराज्य का बड़ा प्रदेश ध्वस्त किया था, उस हानि को पूर्ण करना भी आवश्यक हो गया था शिवाजी महाराज के लिए। तो शिवाजी महाराज ने मुगलों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई, प्लानिंग बनाई। मुगलों के अधिकार में जो सूरत शहर था वो किसके अधिकार में हो गया था? मुगलों के अधिकार में। और ये जो सूरत शहर था उस समय का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। वहाँ पर अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी के गोदाम भी थे। अब इस शहर में जो बादशाह औरंगजेब था, उसने सबसे अधिक, जो सूरत शहर था, इसमें इतना सब कुछ इस प्रदेश में व्यापारिक केंद्र, बड़े बड़े बंदरगाह थे। तो इन सब की वजह से क्या होता था कि औरंगजेब को सूरत शहर में सबसे अधिक राजस्व, कर जो होता है, वह प्राप्त होता था। साथ ही सूरत आर्थिक रूप से संपन्न शहर भी था और इसलिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। और सूरत का जो सूबेदार था इनायत खान, शिवाजी महाराज का प्रतिकार नहीं कर पाया और आखिरकार सामान्य प्रजा को कष्ट न पहुंचाते हुए शिवाजी महाराज ने सूरत से विपुल संपत्ति पाई और उनका यह अभियान जो था सूरत पर आक्रमण करने का, यह सफल भी हो गया। और इस अभियान से जो औरंगजेब था उसके प्रतिष्ठा को तो आघात लगा ही था, है ना।
अब हम उसके बाद पढ़ा था हमने जयसिंह पर आक्रमण किस तरह से, ठीक है। तो शिवाजी महाराज की जो बढ़ती गतिविधियां थी, इस गतिविधियों पर तो अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब था, उसने बहुत ही पराक्रमी और अनुभवी जो उनका जो सरदार था, जिसका नाम है मिर्जा राजे जयसिंह, इसको भेजा। किसके लिए? शिवाजी महाराज का जो बढ़ती गतिविधियां थी उस पर कंट्रोल करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए उसने किसे भेजा? अनुभवी सरदार और पराक्रमी सरदार मिर्जा राजे जयसिंह को भेजा। किसने? औरंगजेब ने। अब जयसिंह जब पुणे पहुंचा तो उसने शिवाजी महाराज के विरोध में अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित किया, संगठित करने के लिए उसने बहुत ही प्रयास अपने शुरू कर दिए। अब उसके बाद में जयसिंह ने गोवा और वसई के जो पुर्तगाली थे और वेंगलुरा के डच थे, सूरत के अंग्रेज थे, जंजीरा के सिद्दी थे, उनको सुझाया कि वे शिवाजी महाराज के विरुद्ध में क्या करें? नौसेना अभियान चलाए। अब जयसिंह ने शिवाजी महाराज के अधिकार में जो किले थे उन किलों को जीतने की योजना बनाई। क्या की? जो शिवाजी महाराज के अधिकार में जितने भी किले थे उन किलों को जीतने की प्लानिंग बनाई। स्वराज्य के विविध भागों में उसने मुगल सैनिकों की टुकड़ियां भेज दी और उन सैनिकों ने स्वराज्य के प्रदेश जो थे उसको तहस नहस किया। अब शिवाजी महाराज ने मुगलों का प्रतिकार किया और जयसिंह और दिलेर खान ने क्या किया? उस समय पुरंदर का जो किला था उसको क्या किया? घेर लिया। अब पुरंदर के घेरे जाने पर जो मुरारबाजी देशपांडे थे उन्होंने वीरता से पराकाष्ठा की, लेकिन वो उस पुरंदर के किले को जीत नहीं पाए, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इस परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने क्या किया? जयसिंह से बातचीत करने का निर्णय ले लिया और वे जयसिंह से मिल गए। अब जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में जून 1665 में एक संधि हुई और जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। कब हुई है? जून 1665 में, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। और इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने अपने 23 किले और उसके आसपास का जो वार्षिक 4 लाख आय वाला जो प्रदेश था वो देना मंजूर किया। अब शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के विरुद्ध में मुगलों की सहायता करने का भी आश्वासन दिया और इस संधि को औरंगजेब ने मान लिया, स्वीकार भी कर लिया। अब उसके बाद में जो आगरा जाना और चकमा देकर निकल जाना ने किस तरह से अभी शिवाजी महाराज आगरा गए, जयसिंह के अभियान के अनुसार, जयसिंह के बताए अनुसार किस तरह से शिवाजी महाराज आगरा गए और किस तरह से उनको बंदी बनाया गया और उस से भी शिवाजी महाराज उनको भी चकमा देकर किस तरह से वापस बाहर निकल गए, ये हम देखेंगे। तो आगरा जाना और चकमा देकर निकल आना। पुरंदर की संधि अब हो गई है ना, जयसिंह के साथ में पुरंदर की संधि हो गई। तो पुरंदर की संधि के बाद में जो जयसिंह थे उन्होंने क्या किया? आदिल शाही के विरुद्ध में अभियान चलाया और शिवाजी महाराज ने उस समय जयसिंह की सहायता की, लेकिन जयसिंह का जो अभियान था वो सफल नहीं हुआ। उस समय क्या हुआ? जयसिंह और औरंगजेब ये बादशाह ने विचार किया कि कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज को दक्षिण की राजनीति से हम दूर रखेंगे। तो इस निर्णय के अनुसार जयसिंह ने शिवाजी महाराज के सामने में एक प्रस्ताव रख दिया। क्या प्रस्ताव रखा? कि वे औरंगजेब से मिलने कहा जाए, आगरा जाए, औरंगजेब से मिलने कहा जाए, आगरा जाए। और जयसिंह ने उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति एक आश्वासन भी दिया कि आपको कुछ नहीं होगा, आप जाकर मिलिए। शिवाजी महाराज ने आगरा के लिए प्रस्थान किया और उनके साथ में उनके बेटा राजपुत्र, जो उनका पुत्र था, बेटा था, संभाजी, ये थे और विश्वसनीय उनके पर प्राण निछावर करने वाले कुछ चुनिंदा सहयोगी भी थे। अब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे और आगरा पहुंचे, लेकिन जो औरंगजेब था, औरंगजेब के जो दरबार थे, दरबार में उन्हें कुछ उचित सम्मान भी प्राप्त नहीं हुआ, अच्छे से उनकी खातिरदारी नहीं की गया, उनको सम्मान भी नहीं दिया गया जो सम्मान उन्हें चाहिए था। इस पर शिवाजी महाराज को बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया और औरंगजेब ने अब उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया शिवाजी महाराज को। तो उसके लिए औरंगजेब ने क्या किया? उन्हें नज़रबंद कर दिया। किन्हें? शिवाजी महाराज को। अब बादशाह की इस हरकत से जो शिवाजी महाराज था वो विचलित नहीं हुए, उन्हें पता था कि ऐसा कुछ तो भी होने वाला है, इसलिए वो विचलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नज़रबंदी से छुटकारा पाने की योजना बनाई। जो उनको कैद किया था, नज़रबंद करके रखा था, उस नज़रबंदी से हटने की यानी उससे छुटकारा पाने की शिवाजी महाराज ने एक अच्छी सी प्लानिंग बनाई, योजना बनाई और वे बड़ी चतुराई से जो मिठाइयों की पेटियाँ और फलों की पेटियाँ पहुंचाई जाती थी ना, उस पेटी में बैठकर शिवाजी महाराज आराम से
उन लोगों के सामने से ही निकल गए, पेटियों के अंदर बैठ कर। यानी इस तरह से उन्होंने बड़ी चतुराई से आगरा से निकले और कुछ दिनों के बाद में वो कहाँ गए, महाराष्ट्र में सकुशल पहुँच गए। अब आगरा में आते समय उन्होंने संभाजी महाराज को, उनका जो बेटा था संभाजी महाराज, उनको कहाँ रखा, मथुरा में छोड़ दिया। और बाद में उन्हें भी कुछ दिनों बाद में उन्हें भी सकुशल अपने राजगढ़ पर लेकर आए। जब शिवाजी महाराज स्वराज्य से दूर थे तब उनकी जो माता थी, जिनको वीर माता जिजाबाई कहते हैं, उन्होंने और शिवाजी महाराज के जो सहयोगी थे, उनके मित्र थे, इन्होंने क्या किया, उनकी अनुपस्थिति में वहाँ का प्रशासन चलाया। यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका किस तरह से शिवाजी महाराज ने निभाई। मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका। अब शिवाजी महाराज मुगलों के साथ तुरंत संघर्ष नहीं चाहते थे कि अभी भी वो वहाँ से वापस आए थे, है ना, उनको नजरबंदी कर दिया था, तो वो नहीं चाहते थे कि इतने जल्दी वो मुगलों के साथ में संघर्ष करें। लेकिन जो पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए हुए जो किले थे और उनके प्रदेश थे, मुगलों को जो किले दिए गए थे और जो उनके प्रदेश थे वो फिर से उनको वापस करना था। ये उनका क्या था, उद्देश्य था, किनका, शिवाजी महाराज का। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। इस नीति के अनुसार एक और दिए हुए जो विभिन्न किले थे, शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि में जो अपने विभिन्न अलग अलग किले जो दिए थे, उन विभिन्न किलों पर पूरा दल और बल भेजकर किले अपने अधिकार में कर लेने थे। और दूसरी ओर क्या करना था उन्हें, कि मुगलों के प्रभाव वाले जो दक्षिणी प्रदेश थे, हाँ, उन पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करके रखना था। एक और तो अपने किले को वापस लेना था और दूसरी ओर दक्षिणी प्रदेश पर आक्रमण करके उन लोगों को क्या करना था, परेशान करना था। ऐसी प्लानिंग शिवाजी महाराज ने बनाई। अब उन्होंने मुगलों के अहमदनगर और जुन्नर प्रदेशों पर क्या किया, आक्रमण किया। इसके बाद में सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा, इन किलों को जीत लिया। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने दूसरी बार फिर सूरत पर धावा बोला। पहले बार तो बोला था, अब दूसरी बार फिर से बोल दिया सूरत पर धावा। और सूरत से लौटते समय उनका नासिक जिले में वनी दिंडोरी स्थान पर मुगलों के साथ जबरदस्त संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने मुगल सरदार दाऊद खान को पराजित किया, हरा दिया उनको। उसके बाद में मोरापन पिंगड़े ने नासिक के पास में त्र्यंबकगढ़ को जीत लिया। इस प्रकार से मुगलों के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने जो आक्रामक नीति अपनाई थी वो क्या होगी, कामयाब होगी, सफल होगी। आक्रमण के इन अभियानों में कौन थे उनके साथ में, तानाजी मालसुरे, मोरोपन पिंगड़े, प्रतापराव गुजर आदि सरदारों ने बहुत ही उल्लेखनीय पराक्रम दिखाया था। अब बखरकार जो इतिहासकार जिसको कहते हैं, कृष्णाजी अनंत सभासद, इन्होंने इन अभियानों का वर्णन करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, कि 4 महीनों में 27 गढ़ अपने अधिकार में कर लिए, बड़ी ख्याति पाई। यानी शिवाजी महाराज ने सिर्फ 4 महीनों में कितने गढ़, 27 गढ़ अपने अधिकार में कर लिए और इसकी वजह से उनको बहुत ही प्रसिद्धि उन्होंने पाई। अब हम देखेंगे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। लगातार 30 वर्षों से, कितने वर्ष, 30 वर्षों से लगातार 30 साल के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मराठों का स्वराज्य क्या हो गया, साकार हो गया था। लेकिन स्वराज्य के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इस स्वराज्य को क्या करना पड़ा, अधिकृतता और सभी की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक था। यह शिवाजी महाराज के ध्यान में जब आया तो इसके लिए विधिगत राज्याभिषेक करवाना आवश्यक था, है ना, विधि रूप से राज्याभिषेक करवाना जरूरी था। तो 6 जून 1674 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित, कौन थे, गागा भट्ट उस समय, ठीक है, विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर, कहाँ पर, रायगढ़ पर क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। यह आपको ध्यान में रखना है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ, 6 जून 1674 को, किनके हाथों, विद्वान पंडित गागा भट्ट के द्वारा, और कहाँ पर, रायगढ़ में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस राज्याभिषेक द्वारा अब शिवाजी महाराज स्वराज्य के क्या बन गए, छत्रपति। स्वराज्य के कौन बने, छत्रपति बने। संप्रभुता के प्रतीक रूप में उन्होंने राज्याभिषेक
शक, इस नई कालगणना को भी प्रारंभ किया। अब वे शक करता राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण का सिक्का होन, क्या नाम है उसका, सिक्के का स्वर्ण यानी सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है, होन, स्वर्ण के सिक्के को होन और तांबे के सिक्के को शिवराई में ढाला। अब उनका जब राज्याभिषेक हो गया तो राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने स्वर्ण यानी सोने के सिक्के को होन और तांबे के सिक्का शिवराई इसके रूप में उनको ढाला। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति, क्या नाम लिखा गया, श्री राजा शिव छत्रपति, ये अक्षर उकेरे हुए थे उन सिक्कों पर, श्री राजा शिव छत्रपति, यह बड़े बड़े अक्षर वहां पर उन सिक्कों पर लिखे हुए थे, उनको उकेरे गए थे। ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ, कालांतर में राजपत्रों पर क्षत्रिय कुला, देखो यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद में पहले तो सिक्के हो गए होन और शिवराई, उसके बाद में राजपत्र, क्या आया, राजपत्र, जो राजपत्र होते हैं उन पर क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति, इनका उल्लेख किया जाने लगा। कहाँ पर, राजपत्र पर क्या उल्लेख किया जाने लगा, क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति। राज्याभिषेक के बाद में उन्होंने फारसी शब्दों का पर्याय संस्कृत शब्दों वाला एक कोश तैयार किया। इसको क्या कहा, राज्य व्यवहार कोश, इसे क्या कहते हैं, राज्य व्यवहार कोश कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको रायगढ़, देखो इस पेज पर, पेज नंबर 26 पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, ये दिख रहा है पिक्चर, छत्रपति शिवाजी महाराज सभी लोग पहचानते ही हो, है ना। इसके बाद में पेज नंबर 27 पर आपको एक रायगढ़ किला दिख रहा है, ये रायगढ़ किले का पिक्चर दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ पर बोला है कि ध्यान में रखो, ध्यान में रखने वाली कौन सी बातें हैं, पेज नंबर 27 पर। तो राज्य व्यवहार कोश में आए हुए कुछ प्रतिशब्द है जो उल्लेखनीय हैं। राज्य व्यवहार कोश में कुछ ऐसे प्रतिशब्द थे जो, जैसे किताब जिसको पदवी या खिताब कहते हैं, किताब यानी पदवी या खिताब। फरमान जैसे राजपत्र, फरमान यानी राजपत्र। जामीन यानी प्रतिभूति। हाली यानी संप्रति। माजी पूर्व या भूतपूर्व। फिलहाल यानी तत्काल या इस समय। वाहवाह यानी उत्तम। वकूफ यानी प्रज्ञा। बेवकूफ यानी मूर्ख या मूर्ख। दस्तपोशी यानी हस्तस्पर्श। मुलाखत यानी दर्शन। कदमपोशी यानी चरण स्पर्श। झूठ यानी मिथ्या या असत्य। कौलनामा यानी अभय। फतेह यानी विजय। फिरियाद यानी अन्याय वार्ता, जिसको न्याय हेतु याचना करना। शिलेदार यानी स्वतुर्गी, जिसके पास में स्वयं का घोड़ा है उसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उस समय में जो शब्द बोले जाते थे मुगल भाषा में, वो कुछ शब्द है, उनका आपको अर्थ भी दिया है जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें से आपको कुछ पूछ भी सकते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक क्रांतिकारी घटना थी, है ना। तो इस घटना के महत्व को प्रतिपादित करते हुए जो इतिहासकार है सभासद, इतिहासकार सभासद कहता है, क्या कहता है इतिहासकार सभासद, क्या कहता है कि मराठा पातशाह इतना बड़ा छत्रपति बना, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह घटना को बहुत ही महत्व प्रतिपादित किया गया, जिसमें इतिहासकार सभासद ने क्या कहा कि मराठा जो पातशाह है वो इतना बड़ा छत्रपति बना, शिवाजी महाराज है ना, इतने बड़े छत्रपति बने, ये कोई साधारण आम बात नहीं है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अल्पावधि में, बहुत ही कम समय में 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक करवाया। तांत्रिक पद्धति से भी उन्होंने राज्याभिषेक करवाया। भारत में धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक जो विधियां होती है उनकी दो परंपराएं, जिसको वैदिक और तांत्रिक कहते हैं। ठीक है, तो दो परंपराएं जो थी वैदिक और तांत्रिक, ये प्रचलित थी। इन दोनों पद्धतियों का आदर करते हुए शिवाजी महाराज ने इन दोनों पद्धतियों के द्वारा अपना क्या किया, राज्याभिषेक करवाया। देखो हमको क्या तुम जानते हो में कुछ दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय जो युवराज थे, छोटे संभाजी राजे, उनके पुत्र संभाजी राजे, इनकी आयु कितनी थी, 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष की जब थे तब उनके पिता का यानी शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने बुद्ध भूषण ग्रंथ में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया है। कौन से ग्रंथ में, बुद्ध भूषण ग्रंथ में।
यह वर्णन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर अलग अलग प्रांतों से जो विद्वान आए थे उन्हें बिना तोले या गणना किए विपुल धन दिया गया। जो धन था वो उनको दे दिया गया, उनको दिया गया। जितने भी लोग आए थे उन लोगों को राज्याभिषेक के समय उन्हें बिना तोले, गणना किए, बिना गिने विपुल धन, बहुत सारा धन उन्हें दिया गया। साथ ही उन्हें वस्त्र, हाथी, घोड़े भी दान में देकर उन्हें संतुष्ट किया गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कीर्ति दसों दिशाओं में फैलाई। अब दूसरे इसमें दिया आपको, क्या तुम जानते होंगे, क्या बोला है कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक हेतु अत्यंत मूल्यवान और भव्य सिंहासन का निर्माण करवाया गया। उनके सिंहासन के लिए बहुत ही मूल्यवान, कीमती और भव्य बड़ा सिंहासन इसको बनाया गया, निर्माण करवाया गया। सिंहासन की 8 दिशाओं में, सिंहासन की कितनी दिशाओं में, जो हमारे 8 दिशाएं होती है ना, तो इन 8 दिशाओं में 8 रत्न जड़ित स्तंभ थे। सिंहासन में क्या क्या था, देखो इसको अंडरलाइन करना है और ध्यान में रखना है कि शिवाजी महाराज का सिंहासन किस तरह का था। तो शिवाजी महाराज के सिंहासन में 8 दिशाओं में 8 रत्न जड़ित स्तंभ थे और यह सिंहासन 8 मन स्वर्ण का था। कितने मन स्वर्ण का, 8 मन स्वर्ण का था तथा इसमें मूल्यवान रत्न भी जड़े हुए थे। मन जो ये इकाई है, मन इकाई, एकक जिसको कहते हैं, गणित के शिक्षकों के द्वारा आपको समझ में आती है मन किसे कहते हैं ना, आपने गणित में पढ़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण का अभियान किस तरह से चलाया। तो राज्याभिषेक के बाद में, राज्याभिषेक के लगभग 3 साल के बाद में, कितने साल के बाद में, 3 वर्षों के बाद में, अक्टूबर 1677, कब, अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया और वे गोलकुंडा गए। कहाँ गए, गोलकुंडा गए और कुतुब शाह से मिले। गोलकुंडा जाकर किससे मिले, कुतुब शाह से मिले। उन्होंने उनके साथ में क्या किया, मित्रता की संधि की। उन्होंने उनके साथ में मित्रता की संधि की। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के बंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आदि किले और आदिल शाह के कुछ प्रदेश जीत लिए, लेकिन उनकी सेना ने वहां की प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा। उन्होंने भले प्रदेश जीते हो, लेकिन उस प्रदेश में जो भी सेना थे, जो भी लोग थे, उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचा। बिना कष्ट पहुंचाते हुए उन्होंने वो प्रदेश जीते, अपने कब्जे में किए। विजित प्रदेश के प्रशासन की देखरेख के लिए जो प्रमुख प्रशासक के रूप में किनको रखा, रघुनाथ नारायण हनुमंते, इनकी नियुक्ति की गई। शिवाजी महाराज के जो सौतेले भाई थे, इनका नाम है वेंकोजी, वर्तमान में वो तमिलनाडु के तंजौर में शासन कर रहे थे। ठीक है, शिवाजी महाराज का प्रयास था कि उन्हें भी स्वराज्य के कार्य में सहभागी करा ले। वेंकोजी राज्य के बाद में तंजौर के राजाओं के विभिन्न विद्याओं और कलाओं का संवर्धन किया। यहाँ का सरस्वती महल, कौन सा महल, सरस्वती महल, यह ग्रंथालय विश्वविख्यात है तंजौर का। ठीक है, दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी किला, कौन सा, तमिलनाडु का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज्य में मिला लिया। उनके इस कार्य को भविष्य में बड़ा ही निर्णायक महत्व भी प्राप्त हुआ। मुगल शासक औरंगजेब स्वराज्य को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पाव जमाए बैठा था। उस समय तत्कालीन छत्रपति राजाराम महाराज ने, उस समय छत्रपति कौन थे, राजाराम महाराज, इनको अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ा था। वे दक्षिण के इसी जिंजी किले के आश्रय में चले गए थे और वहीं से उन्होंने स्वराज्य का प्रशासन चलाया था। इस दक्षिण विजय अभियान के पश्चात अल्पावधि में, कम ही समय में, जब दक्षिण विजय हुई तो उसके बाद में कुछ ही समय में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी, 3 अप्रैल 1680 में। ठीक है, बहुत ही दुखद घटना थी। 50 वर्ष, सिर्फ उनकी उम्र कितनी थी, 50 वर्ष। 50, केवल 50 वर्ष की आयु में ही उनका निधन होना, ये स्वराज्य के लिए अपूर्णीय और क्षति थी, अपूर्णीय क्षति थी, बहुत बड़ी हानि थी। एक महान युग का उस समय अस्त हो गया था। देखो आपको शिवाजी महाराज की समाधि दी है, रायगढ़ में उनकी समाधि, देखो दिख रहा है चित्र में। बच्चों, आई होप आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा।